चैप्टर 5 कोरल ग्रीफ में जब टार्जन अपने दुश्मनों के बीच गिर गया तो एक आदमी कई मील दूर पालोल डॉन को घेरने वाले दलदल के बाहरी किनारे पर रुका हुआ था। वह नंगा था, सिवाय एक लंगोटी और कारतूसों की 3 बेल्ट के, जिनमें से 2 उसके कंधों से होते हुए उसकी छाती और पीठ पर पार हो रही थीं, जबकि तीसरी उसकी कमर के चारों ओर बंधी हुई थी। चमड़े के गोफन पट्टे से उसकी पीठ पर एक एनफील्ड टांगी हुई थी और उसके पास एक लंबा चाकू, एक धनुष और तीरों का एक तरकश भी था। वह जंगली और बर्बर भूमि से बहुत दूर आया था, जहां उसे भयंकर जानवरों और उससे भी भयंकर लोगों का खतरा था। फिर भी उसके बेल्ट में भरी हुई गोला बारूद आखिरी कारतूस तक बरकरार थी, जिस दिन वह निकला था। धनुष, बाण और लंबा चाकू उसे अब तक सुरक्षित रूप से ले आए थे, फिर भी कई बार उसे बहुत बड़े खतरों का सामना करना पड़ा था, जिन्हें उसकी पीठ पर अच्छी तरह से रखी गई राइफल से एक ही गोली मारकर कम किया जा सकता था। इस कीमती गोला बारूद को बचाने के पीछे उसका क्या उद्देश्य हो सकता है? अपनी जान जोखिम में डालकर आखिरी चमकदार मिसाइल को अपने अज्ञात लक्ष्य तक पहुंचाने का। किस लिए, किसके लिए ये घातक धातु के टुकड़े सुरक्षित रखे गए थे? पूरी दुनिया में सिर्फ वही जानता था। जब पैन इटली ने कोरोल के ऊपर चट्टान के किनारे पर कदम रखा तो उसे लगा कि वह नीचे चट्टानों पर गिरकर तुरंत मर जाएगी, लेकिन उसने जे के नुकीले दांतों के बजाय इसे प्राथमिकता दी थी। इसके बजाय भाग्य ने तय किया था कि वह उस बिंदु पर भयावह छलांग लगाएगी जहां लुढ़कती नदी ऊपर की ओर लटकती चट्टान के नीचे एक गहरे तालाब में धीमी गति से घूमने के लिए रुकती है और फिर उबलते झाग और चट्टानों से टकराते पानी के झरने में फिर से पागलों की तरह नीचे गिरती है। लड़की बर्फीले तालाब में कूद गई और पानी की सतह के नीचे नीचे तक चली गई, जब तक कि वह आधी घुटी हुई नहीं थी। फिर भी बहादुरी से लड़ते हुए उसने एक बार फिर हवा में अपना रास्ता बना लिया। मजबूती से तैरते हुए वह विपरीत किनारे पर पहुंची और वहां खुद को घसीटते हुए किनारे पर लेटी रही और हांफती रही और तब तक वहीं रही जब तक कि भोर ने उसे छिपने के लिए चेतावनी नहीं दी, क्योंकि वह अपने लोगों के दुश्मनों के देश में थी। उठकर वह पालोल डॉन के अच्छी तरह से पानी वाले कोर्स 1 में इतनी उग्र रूप से उगने वाली जंगली वनस्पति की आड़ में चली गई। नदी के किनारे किनारे बनी पगडंडी पर से गुजरने वाले किसी भी व्यक्ति की नज़रों से बचकर, पेड़ पौधों के बीच छुपकर, पान इटली आराम और भोजन की तलाश में रहती थी। भोजन उसके चारों ओर प्रचुर मात्रा में उग रहा था, फल, जामुन और रसीले कंद के रूप में, जिन्हें वह मृत सेट के चाकू से धरती से खोदकर निकालती थी। अगर उसे पता होता कि वह मर चुका है, वह कितनी मुश्किलों, खतरों और भय से बच सकती थी, लेकिन उसे लगा कि वह अभी भी जीवित है और इसलिए वह कोरोल जा के पास लौटने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। कम से कम अभी नहीं, जब तक उसका गुस्सा चरम पर है। बाद में शायद उसके पिता और भाई अपनी गुफा में लौट आए, वह जोखिम उठा सकती थी, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं। नहीं, वह लंबे समय तक शत्रुतापूर्ण कोरोल के पड़ोस में रह सकती थी और रात होने से पहले उसे जानवरों से सुरक्षा ढूंढनी होगी। जब वह एक गिरे हुए पेड़ की टहनी पर बैठी हुई अपने अस्तित्व की समस्या का समाधान खोज रही थी, तभी उसके कानों में घाटी से चिल्लाते हुए लोगों की आवाज़ें गूंजने लगी, एक ऐसी आवाज़ जिसे वह अच्छी तरह पहचानती थी। ये कोरोल का युद्ध घोष था। वह उसके छिपने के स्थान के और करीब आ रहा था। फिर पत्तियों के आवरण से उसे 3 आकृतियां भागती हुई दिखाई दी और उनके पीछे पीछा करने वालों की चिल्लाहट और भी तेज होती जा रही थी, जैसे जैसे वे उसके करीब पहुंच रहे थे। फिर से उसने झरने के नीचे नदी पार करते हुए भगोड़ों को देखा और फिर से वे नज़रों से ओझल हो गए। और अब पीछा करने वाले नजर आए, चिल्लाते हुए कोरोल योद्धा, भयंकर और अडिग। उनमें से 40, शायद 50। वह बेदम होकर इंतजार करती रही, लेकिन वे रास्ते से नहीं हटे और उसके आगे निकल गए। उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनके कुछ ही गज के भीतर कोई दुश्मन छिपा हुआ है। एक बार फिर उसकी नज़र पीछा किए जा रहे योद्धाओं पर पड़ी। 3 वाजडॉन योद्धा चट्टान की सतह पर चढ़ रहे थे, जहां शिखर के कुछ हिस्से गिर गए थे और एक खड़ी ढलान दिखाई दे रही थी, जिस पर ऐसे लोग चढ़ सकते थे। अचानक उसका ध्यान उन तीनों पर गया। क्या ऐसा हो सकता है? ओ जाद बेन उठो, अगर उसे एक पल पहले पता होता
जब वे गुजरे तो वह भी उनके साथ शामिल हो सकती थी, क्योंकि वे उसके पिता और 2 भाई थे। अब बहुत देर हो चुकी थी। सांस रोके और मांसपेशियों में तनाव के साथ वह दौड़ को देख रही थी। क्या वे शिखर तक पहुंचेंगे? क्या कोरोलुल उनसे आगे निकल जाएगा? वे अच्छी तरह चढ़े, लेकिन ओह, बहुत धीरे धीरे। अब एक ने ढीली चट्टान में अपना पैर खो दिया और पीछे फिसल गया। कोरोलुल चढ़ रहे थे। महान ईश्वर पैनेटली के भाई से प्रसन्न थे, क्योंकि उसने डंडे को उसके लक्ष्य से दूर गिरा दिया और वह लुढ़कता हुआ, उछलता हुआ अपने मालिक के ऊपर गिर पड़ा, जिससे वह अपने पैरों से उखड़कर खाई की तलहटी में जा गिरा। अब खड़ी होकर, अपने हाथों को अपनी सुनहरी छाती के ऊपर कसकर दबाए हुए, पैनेटली जीवन की दौड़ को देख रही थी। अब उसका बड़ा भाई, शिखर पर पहुंच गया और वहां किसी ऐसी चीज से चिपक गया जिसे वह नहीं देख सकती थी। उसने अपने शरीर और अपनी लंबी पूंछ को अपने नीचे पिता की ओर झुका दिया। बाद वाले ने इस सहारे को पकड़ते हुए अपनी पूंछ को नीचे बेटे की ओर बढ़ाया, जो पीछे खिसक गया था, और इस तरह अपने द्वारा बनाई गई एक जीवित सीढ़ी पर तीनों शिखर पर पहुंच गए और कोरोलुल के उन्हें पकड़ने से पहले ही नजरों से ओझल हो गए। लेकिन बाद वाले ने पीछा करना नहीं छोड़ा। वे तब तक चलते रहे जब तक कि वे भी नजरों से ओझल नहीं हो गई और केवल एक हल्की सी चीख पैनेटली तक पहुंची, जिसने उसे बताया कि पीछा जारी है। लड़की जानती थी कि उसे आगे बढ़ना चाहिए। अब किसी भी समय शिकारियों का दल आ सकता था, जो घाटी में छोटे जानवरों की तलाश में घूम रहे थे, जो वहां चर रहे थे या सो रहे थे। उसके पीछे एस्सत और कोरोलुल का लौटता दल था, जो उसके रिश्तेदारों का पीछा कर रहा था। उसके आगे, अगली पहाड़ी के पार, कोरोल ग्रीफ था, जो भयानक राक्षसों का अड्डा था, जो पाल उल्डॉन के प्रत्येक निवासी को भय की सिहरन पैदा करता था। उसके नीचे, घाटी में, होडॉन का देश था, जहां वह केवल गुलामी या मृत्यु की उम्मीद कर सकती थी। यहाँ कोरोलुल थे, जो उसके लोगों के प्राचीन दुश्मन थे, और हर जगह जंगली जानवर थे जो मनुष्य का मांस खाते थे। एक पल के लिए वह सोचती रही और फिर दक्षिण पूर्व की ओर मुंह करके वह पानी की घाटी को पार करके कोरोल ग्रीफ की ओर चल पड़ी। कम से कम वहां कोई पुरुष तो नहीं था। जैसा कि अब है, वैसा ही शुरू में भी था, वापस पुरुष के आदिम पूर्वज की ओर, जिसका प्रतीक आज पैनेटली और उसकी तरह के लोग हैं। जितने भी शिकारियों से महिला डरती है, उनमें पुरुष सबसे निर्दयी, सबसे भयानक है। पुरुष के खतरों के बजाय वह ग्रीफ के खतरों को प्राथमिकता देती है। सावधानी से चलते हुए वह कोरोलुल के दूर किनारे पर चट्टान के नीचे पहुंची और यहाँ दोपहर के समय उसे अपेक्षाकृत आसान चढ़ाई मिल गई। पहाड़ी को पार करके वह आखिरकार कोरोल ग्रीफ के किनारे पर पहुंच गई, जो उसकी जाति के लोगों की लोककथाओं में डरावनी जगह थी। नीचे की वनस्पति नम और रहस्यमयी रूप से उग रही थी। विशाल वृक्ष अपने पंखों वाले शीर्षों को लगभग चट्टान के शिखर के बराबर लहरा रहे थे, और सब पर एक अशुभ सन्नाटा छाया हुआ था। पैनेटली अपने पेट के बल लेटी हुई थी और किनारे पर खींचकर अपने नीचे चट्टान की सतह को देख रही थी। वह वहां गुफाएं और पत्थर की खूंटियां देख सकती थी, जिन्हें प्राचीन लोगों ने बहुत मेहनत से हाथ से बनाया था। उसने अपने बचपन की आग की रोशनी में इनके बारे में सुना था, और कैसे ग्रिफ पहाड़ों के पार दलदलों से आए थे और कैसे आखिरकार लोग भाग गए थे जब कई लोगों को भयानक जीवों ने पकड़ लिया था और खा लिया था, और अपनी गुफाओं को खाली छोड़ गए थे। कोई भी जीवित व्यक्ति नहीं जानता कि कब तक। कुछ लोगों ने कहा कि जाद बेनोथो, जो हमेशा के लिए जीवित रहा है, अभी भी एक छोटा लड़का था। पैनेटली कांप उठी, लेकिन वहां गुफाएं थीं और उनमें वह ग्रिफ से भी सुरक्षित रहेगी। उसने एक जगह ढूंढी जहां पत्थर की खूंटियां चट्टान के शिखर तक पहुंचती थीं। वहां निस्संदेह जनजाति के अंतिम पलायन के समय छोड़ी गई थीं, जब आक्रमण के खिलाफ निर्जन गुफाओं की सुरक्षा की अब कोई जरूरत नहीं थी। पैनेटली धीरे धीरे सबसे ऊपर की गुफा की ओर नीचे उतरी। उसने पाया कि द्वार के सामने का गड्ढा लगभग उसके अपने कबीले के गड्ढों जैसा ही था। हालांकि इसका फर्श टहनियों और पुराने घोंसलों और पक्षियों की बीच से अटा पड़ा था, जब तक कि यह आधा घुटा हुआ नहीं था। वह एक और गड्ढे में चली गई और फिर एक और, लेकिन सभी जमा गंदगी में एक जैसे थे। जाहिर है कि आगे देखने की कोई जरूरत नहीं थी।
यह एक बड़ा और सुविधाजनक लग रहा था। अपने चाकू से वह मलबे को किनारे पर धकेलने के सरल उपाय से साफ करने में जुट गई, और हमेशा उसकी आंखें उस खामोश घाटी की ओर मुड़ी रहीं जहां पाल और डॉन के भयानक जीव छिपे हुए थे। और दूसरी आंखें भी थीं, ऐसी आंखें जो उसने नहीं देखी, लेकिन जो उसे देखती थीं और उसकी हर हरकत पर नजर रखती थी। भयंकर आंखें, लालची आंखें, चालाक और क्रूर। वे उसे देखती थीं, और एक लाल जीभ उसके लटकते हुए होठों को चाटती थी। वे उसे देखती थीं, और एक आधे इंसानी दिमाग ने मेहनत से एक क्रूर डिजाइन विकसित किया। जैसा कि उसके अपने कोरोल जामे था, चट्टान में प्राकृतिक झरनों को गुफाओं के बहुत पहले से मृत निर्माताओं द्वारा विकसित किया गया था ताकि ताज़ा, शुद्ध पानी अब भी, जैसा कि सदियों से होता आया है, गुफा के प्रवेश द्वारों तक आसानी से पहुंच सके। उसे केवल भोजन प्राप्त करने में कठिनाई होगी और इसके लिए उसे कम से कम 2 दिनों में एक बार जोखिम उठाना होगा, क्योंकि उसे यकीन था कि वह चट्टान के तल के पास फल और कंद और शायद छोटे जानवर, पक्षी और अंडे पा सकती है। अंतिम 2 संभवतः गुफाओं में ही होंगे। इस प्रकार वह यहाँ अनिश्चित काल तक रह सकती है। उसे अब सुरक्षा की एक निश्चित भावना महसूस हुई जो निस्संदेह उसके ऊंचे ऊंचे अभयारण्य की अभेद्यता से प्राप्त हुई थी, जिसे वह सभी अधिक खतरनाक जानवरों से सुरक्षित जानती थी, और यह भी मनुष्यों से, क्योंकि यह त्यागे गए कोरल रीफ में था। अब उसने अपने नए घर के अंदरूनी हिस्से का निरीक्षण करने का निश्चय किया। सूरज अभी भी दक्षिण में था, जिसने पहले अपार्टमेंट के अंदरूनी हिस्से को रोशन कर दिया। यह उसके अनुभव के समान था। दीवारों पर नक्काशी में उन्हीं जानवरों और मनुष्यों को उसी भद्दे अंदाज में दर्शाया गया था। जाहिर है कि कोरल रीफ को मनुष्यों द्वारा त्याग दिए जाने के बाद से आने वाली और जाने वाली पीढ़ियों के दौरान वाज़डॉन की जाति में बहुत कम प्रगति हुई थी। बेशक पैन इटली ने ऐसा कुछ नहीं सोचा, क्योंकि विकास और प्रगति उसके या उसके जैसे लोगों के लिए नहीं थी। चीजें हमेशा वैसी ही थीं जैसी वे थीं और हमेशा वैसी ही रहेंगी जैसी वे थीं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये विचित्र प्राणी असंख्य युगों से इस प्रकार अस्तित्व में हैं, क्योंकि उनके आवासों में प्राचीनता के चिन्ह बहुत स्पष्ट हैं। जीवित चट्टान पर नंगे पैरों से बने गहरे गड्ढे, पत्थर के द्वार के चौखट में खोखलापन, जहां से गुजरते समय कई हथियार छू गए हैं, विशाल चट्टान के पूरे चेहरे और प्रत्येक गुफा की सभी दीवारों और छतों पर की गई अंतहीन नक्काशी, तथा प्रत्येक नक्काशी भिन्न हाथ से बनाई गई है, क्योंकि प्रत्येक नक्काशी, ऐसा कहा जा सकता है, उस वयस्क पुरुष का प्रतीक है जिसने इसे बनाया था। और इस तरह पैन इटली को ये प्राचीन गुफा घर जैसी और जानी पहचानी लगी। अंदर जितना कूड़ा कचरा बाहर था, उससे कम कूड़ा कचरा था, और जो था वह ज्यादातर धूल का ढेर था। दरवाजे के बगल में एक आला था जिसमें लकड़ियां और टिंडर रखे जाते थे, लेकिन अब वहां सिर्फ धूल के अलावा कुछ नहीं बचा था। हालांकि उसने पोर्च पर पड़े मलबे से टहनियों का एक छोटा सा ढेर बचा लिया था। कुछ ही देर में उसने टहनियों का एक बंडल जलाकर एक रोशनी बना ली, और इस आग से उसने कुछ और जलाकर अंदर के कमरों की तलाशी ली। यहाँ उसे कुछ नया या अजीब नहीं मिला, न ही कुछ टूटे हुए पत्थर के बर्तनों के अलावा दिवंगत मालिकों की कोई निशानी मिली। वह सोने के लिए किसी मुलायम चीज की तलाश में थी, लेकिन उसे निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि पूर्व मालिक स्पष्ट रूप से आराम से चले गए थे, अपने साथ अपना सारा सामान लेकर। नीचे घाटी में पत्तियां, घास और सुगंधित शाखाएं थीं, लेकिन पैन इटली को केवल आराम की संतुष्टि के लिए उस भयानक रसातल में उतरने का कोई साहस नहीं था। केवल भोजन की आवश्यकता ही उसे वहां ले जाती थी। और इसलिए जैसे जैसे छाया लंबी होती गई और रात करीब आती गई, उसने सदियों की धूल को इकट्ठा करके और उसे अपने कोमल शरीर और कठोर फर्श के बीच फैलाकर जितना संभव हो सके उतना आरामदायक बिस्तर बनाने की तैयारी की। ये कुछ न होने से तो बेहतर ही था, लेकिन पैन इटली बहुत थकी हुई थी। वह 2 रातों से सोई नहीं थी, और इस बीच उसने कई खतरों और कठिनाइयों का सामना किया था। फिर क्या आश्चर्य कि कठोर बिस्तर के बावजूद वह लगभग तुरंत सो गई जब उसने आराम के लिए खुद को तैयार किया। वह सो गई और चांद उदय हो गया, जिसने चट्टान के सफेद चेहरे पर अपनी चांदी जैसी रोशनी डाली और अंधेरे जंगल और उदास घाटी का अंधेरा कम कर दिया। दूरी पर एक शेर दहाड़ा। एक लंबा सन्नाटा छा गया। घाटी के ऊपरी भाग से एक गहरी दहाड़ आई।
चट्टान के पैरों में हलचल हुई। फिर से दहाड़, धीमी और अशुभ। सुनसान गांव के नीचे से इसका उत्तर मिला। जिस गुफा में पैन इटली सोया था, उसके ठीक नीचे एक पेड़ के पत्ते से कुछ गिरा। ये घनी छाया के बीच जमीन पर गिरा। अब ये सावधानी से आगे बढ़ा। ये चट्टान के पैर की ओर बढ़ा, चांद की रोशनी में रूप और आकार लेता हुआ। यह एक बुरे सपने के प्राणी की तरह आगे बढ़ा। धीरे 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 वह चट्टान की सतह पर ऊपर की ओर बढ़ा। एक बड़े कीड़े की तरह वह आगे बढ़ा, लेकिन अब चांदनी ने उसे फिर से छुआ और उसके हाथ पैर हो गए और उनके साथ वह पत्थर की खूंटियों से चिपक गया और खुद को बड़ी मुश्किल से ऊपर उठाकर उस गुफा की ओर बढ़ा जहां पैन इटली सोया हुआ था। घाटी के निचले इलाकों से फिर से दहाड़ने की आवाज आई और गांव के ऊपर से उसका जवाब दिया गया। वानरों के टार्जन ने अपनी आंखें खोलीं। उसे अपने सिर में दर्द का एहसास हुआ और शुरू में तो बस इतना ही था। कुछ देर बाद विचित्र छायाएं उठती गिरती उसकी उत्तेजक धारणाओं पर केंद्रित हो गईं। कुछ ही देर में उसने देखा कि वह एक गुफा में था। एक दर्जन वाज़डॉन योद्धा बैठे हुए बातें कर रहे थे। जलते हुए तेल से भरी एक खुरदरी पत्थर की चिता ने अंदर की जगह को रोशन कर दिया और जैसे जैसे लौ ऊपर नीचे होती गई, योद्धाओं की अतिरंजित छायाएं उनके पीछे की दीवारों पर नाचने लगीं। हम उसे तुम्हारे पास जीवित लाए हैं, गुंड, उसने उनमें से एक को कहते हुए सुना, क्योंकि वो डॉन जैसा आदमी पहले कभी नहीं देखा गया था। उसकी कोई पूंछ नहीं है, वो बिना पूंछ के पैदा हुआ था, क्योंकि जहां पूंछ कटी थी वहां कोई निशान नहीं है। उसके हाथ और पैरों के अंगूठे पालोर डॉन की जातियों के अंगूठे से भिन्न हैं। वो कई लोगों से ज्यादा शक्तिशाली है और वो जय की निडरता के साथ हमला करता है। हम उसे जीवित लाए हैं ताकि तुम उसे मारे जाने से पहले देख सको। मुखिया उठकर बंदर के पास गया, जिसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और बेहोशी का नाटक कर रहा था। उसे बालों वाले हाथ उस पर महसूस हुए। जैसे ही उसे पलटा गया, वह बहुत नरमी से नहीं पलटा। गुंड ने उसे सिर से लेकर पैर तक जांचा और टिप्पणी की, खास तौर पर उसके अंगूठे और बड़े पैर की उंगलियों के आकार और साइज पर। उन्होंने कहा, इनके बिना और बिना पूंछ के ये चढ़ नहीं सकता। नहीं, योद्धाओं में से एक ने सहमति जताई, ये निश्चित रूप से चट्टान की खूंटियों से भी गिर जाएगा। मैंने कभी ऐसी चीज नहीं देखी, मुखिया ने कहा। यह न तो वाज़डॉन है और न ही होडॉन। मुझे आश्चर्य है कि यह कहाँ से आया और इसका क्या नाम है। कोरुलजा ने जोर से चिल्लाकर कहा, टार्जन जद गुरु। और हमने सोचा कि वे शायद इसे बुला रहे होंगे, एक योद्धा ने कहा। क्या हम इसे अभी मार दें? नहीं, सरदार ने उत्तर दिया, हम तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक कि इसके प्राण इसके मस्तिष्क में वापस नहीं आ जाते, तब मैं इससे प्रश्न कर सकता हूँ। यहीं रहो, इंसान, और इसे देखते रहो। जब ये फिर से सुनने और बोलने लगे, तो मुझे बुलाना। वो मुड़ा और गुफा से चला गया। इंसान को छोड़कर बाकी लोग उसके पीछे पीछे चल रहे थे। जब वे उसके पास से गुजरे और कक्ष से बाहर निकले, तो टार्जन ने उनकी बातचीत के कुछ अंश सुने, जिनसे पता चलता था कि कोरुलजा के सैनिकों ने बड़ी संख्या में उनके छोटे से दल पर हमला किया था और उन्हें भगा दिया था। जाहिर है ईदान के तेज कदमों ने ओमाट के योद्धाओं के लिए दिन बचा लिया था। बंदर आदमी मुस्कुराया, फिर उसने आंशिक रूप से एक आंख खोली और उसे इंसान पर फेंक दिया। योद्धा गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़ा था और बाहर देख रहा था। उसकी पीठ उसके कैदी की ओर थी। टार्जन ने अपनी कलाइयों को सुरक्षित रखने वाले बंधनों का परीक्षण किया। वे बहुत मजबूत नहीं लग रहे थे और उन्होंने उसके हाथों को उसके सामने बांध दिया था। वास्तव में यह इस बात का सबूत है कि वाज़डॉन ने बहुत कम कैदी बनाए थे, यदि कोई थे भी। सावधानी से उसने अपनी कलाइयों को ऊपर उठाया जब तक कि वह उन्हें बांधने वाली पट्टियों की जांच न कर ले। उसके चेहरे पर एक गंभीर मुस्कान चमक उठी। तुरंत ही वह अपने मजबूत दांतों से बंधनों को कसने लगा, लेकिन हमेशा की तरह एक सतर्क नज़र कोरुलुल के योद्धा इंसान पर थी। आखिरी गांठ ढीली हो चुकी थी और टार्जन के हाथ आज़ाद थे जब इंसान ने अपने वार्ड पर एक नज़र डाली। उसने देखा कि कैदी की स्थिति बदल गई थी। वह अब अपनी पीठ के बल नहीं लेटा था जैसा कि वे उसे छोड़कर गए थे, बल्कि अपनी बगल में लेटा था और उसके हाथ उसके चेहरे के सामने थे।
इंसान करीब आया और नीचे झुका। कैदी की कलाइयों पर बंधन बहुत ढीले लग रहे थे। उसने अपनी उंगलियों से उन्हें जांचने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और तुरंत ही दोनों हाथ बंधनों से बाहर निकल आए। एक ने उसकी कलाई पकड़ ली, दूसरे ने उसका गला। बिल्ली जैसा हमला इतना अप्रत्याशित था कि इंसान को चिल्लाने का भी समय नहीं मिला और इससे पहले कि स्टील की उंगलियों ने उसे चुप करा दिया। प्राणी ने उसे अचानक आगे की ओर खींचा जिससे वह अपना संतुलन खो बैठा और कैदी के ऊपर लुढ़क गया और टार्जन को अपनी छाती पर लिए हुए फर्श पर गिर गया। इंसान ने खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष किया, अपना चाकू निकालने के लिए संघर्ष किया, लेकिन टार्जन ने उसे अपने सामने पाया। वाज़डॉन की पूंछ दूसरे के गले पर कूद गई, उसे घेर लिया। वह भी दम तोड़ सकता था, लेकिन उसके अपने चाकू ने उसके विरोधी के हाथों में उसके प्यारे अंत को जड़ से काट दिया। वाज़डॉन का संघर्ष कमजोर पड़ गया। एक फिल्म उसकी दृष्टि को अस्पष्ट कर रही थी। वह जानता था कि वह मर रहा है और वह सही था। एक पल बाद वह मर गया। टार्जन अपने पैरों पर खड़ा हुआ और अपने मृत शत्रु की छाती पर एक पैर रख दिया। कैसे उसे अपनी तरह का विजय घोष करने की इच्छा ने जकड़ लिया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं की। उसने पाया कि उन्होंने उसके कंधों से रस्सी नहीं हटाई थी और उन्होंने उसके चाकू को म्यान में रख दिया था। जब उसे मारा गया था तब यह उसके हाथ में था। अजीब जीव। उसे नहीं पता था कि वे एक मृत शत्रु के हथियारों से अंधविश्वासी भय रखते थे। उनका मानना था कि अगर उन्हें उनके बिना दफनाया गया तो वो हमेशा अपने हथियारों को उनकी तलाश में परेशान करेगा और जब उसे वे मिल जाएंगे तो वह उस व्यक्ति को मार देगा जिसने उसे मारा था। दीवार के सहारे उसका धनुष और बाणों का तरकश टिका हुआ था। टार्जन गुफा के द्वार की ओर बढ़ा और बाहर देखने लगा। रात अभी अभी हुई थी। वह पास की गुफाओं से आवाजें सुन सकता था और उसके नथुनों में खाना पकाने की गंध तैर रही थी। उसने नीचे देखा और राहत की अनुभूति हुई। वह गुफा जिसमें उसे रखा गया था सबसे निचली मंजिल पर थी, चट्टान के आधार से मुश्किल से 30 फीट की दूरी पर। वह तुरंत नीचे उतरने ही वाला था कि उसके मन में एक विचार आया जिसने उसके जंगली होठों पर एक मुस्कान ला दी। एक विचार जो वाज़डॉन द्वारा उसे दिए गए नाम से पैदा हुआ था, टार्जन जादगुरु, टार्जन द टेरिबल। और उन दिनों की याद जब वह अपने जन्म के दूर के जंगल में अश्वेतों को लुभाने में आनंद लेता था। वह वापस गुफा में गया जहां इंसान की लाश पड़ी थी। अपने चाकू से उसने योद्धा का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसे खांचे के बाहरी किनारे पर ले जाकर नीचे जमीन पर फेंक दिया। फिर वह तेजी से और चुपचाप खूंटियों की सीढ़ी से नीचे उतरा, इस तरह से कि कोरुल को आश्चर्य हुआ होगा, जो इतना आश्वस्त था कि वह चढ़ नहीं सकता था। नीचे जाकर उसने इंसान का सिर उठाया और झबरा बालों के झटकों से डरावने ट्रॉफी को लेकर पेड़ों की छाया में गायब हो गया। भयानक, लेकिन आप सभ्यता के मानकों से एक जंगली जानवर का न्याय कर रहे हैं। आप शेर को करतब सिखा सकते हैं, लेकिन वह फिर भी शेर ही है। टार्जन टक्सेडो में अच्छा लग रहा था, लेकिन वह अभी भी एक टारमंगनी था और उसकी प्लीटेड शर्ट के नीचे एक जंगली और क्रूर दिल धड़क रहा था। नहीं, उसके पागलपन में कोई कमी थी। वह जानता था कि जब कोरुल को पता चलेगा कि उसने क्या किया है तो उनके दिल में क्रोध भर जाएगा, और वह ये भी जानता था कि क्रोध के साथ साथ डर भी घुल जाएगा, और यह उसका डर ही था जिसने टार्जन को कई जंगलों का स्वामी बना दिया था। हथियारों का सम्मान बोन-बोन से नहीं जीता जा सकता। गांव के नीचे टार्जन चट्टान की तलहटी में वापस लौटा और एक ऐसे स्थान की तलाश में था जहां से वह रिज पर चढ़ सके और इस तरह उम्मीद गांव कोरुल जा में वापस आ सके। वह आखिरकार एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां नदी चट्टानी दीवार के इतने करीब से बह रही थी कि उसे विपरीत दिशा में एक पगडंडी की तलाश में नदी को तैरकर पार करना पड़ा, और यहीं पर उसके तेज नथुने ने एक परिचित निशान को पहचाना। यह उस स्थान पर पैन इटली की गंध थी जहां वह तालाब से निकलकर जंगल की सुरक्षा में पहुंची थी। तुरंत ही वानर मानव की योजना बदल गई। पैन इटली जीवित थी, या कम से कम वह चट्टान की चोटी से छलांग लगाने के बाद जीवित थी। उसने अपनी दोस्त ओमेट के लिए उसकी तलाश शुरू की थी, और ओमेट के लिए वो उस रास्ते पर आगे बढ़ता रहा जो उसने संयोग से चुना था। यह उसे जंगल में ले गया और घाटी के पार, और फिर उस बिंदु पर ले गया जहां से पैन इटली ने विपरीत चट्टानों पर चढ़ना शुरू किया था। यहाँ टार्जन ने इंसान का सिर छोड़ दिया।
उसे एक पेड़ की निचली शाखा से बांध दिया, क्योंकि वह जानता था कि यह उसे खड़ी ढलान पर चढ़ने में बाधा पहुंचाएगा। वह वानर की तरह पैनिएटली के गंध के निशान का आसानी से अनुसरण करते हुए ऊपर चढ़ा। शिखर और रिज के पार रास्ता जंगल में पले बड़े ट्रैकर की नाजुक इंद्रियों के लिए एक मुद्रित पृष्ठ की तरह स्पष्ट था। टार्ज़न को कोरल रीफ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसने रात के अंधेरे में अजीबोगरीब राक्षसी आकृतियां देखी थीं और तादेन और ओमट ने उन महान प्राणियों के बारे में बात की थी जिनसे सभी लोग डरते थे, लेकिन हमेशा, हर जगह, रात और दिन, खतरे थे। बचपन से ही मौत उसके पीछे पीछे भयानक और भयावह रूप में पीछा करती रही थी। वो किसी और अस्तित्व के बारे में बहुत कम जानता था। खतरे से निपटना ही उसका जीवन था और वह अपना जीवन उतनी ही सरलता और स्वाभाविकता से जीता था जितना आप भीड़ भाड़ वाली शहर की सड़कों के खतरों के बीच जीते हैं। रात में जंगल में जाने वाला काला आदमी डरता है, क्योंकि उसने बचपन से ही अपने जैसे लोगों के बीच अपना जीवन बिताया है और खास तौर पर रात में अपनी शक्ति के अनुसार ऐसे क्रूर तरीकों से सुरक्षित रहा है। लेकिन टार्ज़न ने शेर, चीता, हाथी और बंदर की तरह जीवन जिया था, एक सच्चा जंगल प्राणी जो पूरी तरह से अपने कौशल और अपनी बुद्धि पर निर्भर था, जो सृष्टि के खिलाफ अकेले हाथ से खेल रहा था। इसलिए उसे किसी बात पर आश्चर्य नहीं हुआ और न ही किसी बात का डर था, इसलिए वह उस अजीब रात में बिना किसी परेशानी और चिंता के चलता रहा, ठीक वैसे ही जैसे किसान भोर से पहले अंधेरे में गायों के बाड़े की ओर जाता है। एक बार फिर पैनिएटली का रास्ता एक चट्टान के किनारे पर जाकर खत्म हुआ, लेकिन इस बार ऐसा कोई संकेत नहीं था कि वह किनारे से छलांग लगाकर नीचे उतरी थी और एक पल की खोज ने टार्ज़न को उन पत्थर की खूंटियों का पता लगा दिया, जिन पर चढ़कर वह नीचे उतरी थी। जब वह चट्टान के ऊपर पेट के बल लेटा हुआ खूंटियों को देख रहा था, तो अचानक उसका ध्यान चट्टान के नीचे किसी चीज की ओर गया। वो उसकी पहचान नहीं कर सका, लेकिन उसने देखा कि वो हिल रही थी और कुछ ही समय में वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही थी, जाहिर तौर पर उसके ठीक नीचे खूंटियों के समान। उसने उसे ध्यान से देखा क्योंकि वह ऊपर और ऊपर उठ रही थी, जब तक कि वह उसके रूप को और अधिक स्पष्ट रूप से पहचानने में सक्षम नहीं हो गया, जिसके परिणामस्वरूप उसे यकीन हो गया कि यह निचले स्तर के बजाय किसी बड़े वानर जैसा दिखता है। हालांकि इसकी एक पूंछ थी और अन्य मामलों में यह एक सच्चा वानर नहीं लग रहा था। धीरे धीरे वह गुफाओं की ऊपरी परत पर चढ़ गया, जिनमें से एक में वह गायब हो गया। फिर टार्ज़न ने फिर से पैनिएटली का पीछा किया। वह पत्थर की खूंटियों से नीचे उतरकर सबसे नज़दीकी गुफा तक गया और फिर ऊपरी परत पर आगे बढ़ा। जब उसने देखा कि वह किस दिशा में जा रहा है, तो बंदर आदमी ने अपनी भौहें उठाईं और अपनी गति तेज कर दी। वो लगभग तीसरी गुफा तक पहुंच ही गया था कि कोरल रीफ की गूंज ने आतंक की तीखी चीख से उसे जगा दिया।